नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लखनऊ सेशन। इस सेशन में दो बातें हुई थी। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मॉडरेट थे, वो दोनों साथ में आए थे। और दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक जॉइंट डिमांड सरकार के सामने पेश करी थी, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये जो हमारा सेशन होगा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, दोनों के लिए कारगर होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है वो कवर होगा। यूपीएससी मेंस जीएस 1 का जो एक टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो कांग्रेस का सत्र था 1916 में हुआ था। कांग्रेस के हर सत्र में एक प्रेसिडेंट होते हैं, जो है ना सेशन का प्रेसिडेंट होता है। इस बार एक मॉडरेट अंबिका चरण मजूमदार इनके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको कांग्रेस में वापस ले लिया गया। तो अलग कब हुए थे? अलग हुए थे 1906 में, सूरत स्प्लिट। अब एक टाइमलाइन है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, आपका स्वदेशी मूवमेंट है 1905 में शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पर गरम दल और नरम दल दोनों ने अलग अलग रुख अपनाया हुआ था, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों के व्यवहार अलग अलग थे। जो मॉडरेट थे वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल थे, मगर जो गरम दल के लोग थे, गरम दिमाग वाले, उनका कहना था कि ब्रिटिश हमारे लॉयल्टी के काबिल ही नहीं है। हम ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्लियर है? तो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे विस्तार से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का अंतर, उनका महत्व। मॉडरेट का अलग, एक्सट्रीमिस्ट का अलग। हुआ क्या, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके पर दोनों में डिस्प्यूट हो गया। मॉडरेट नरम दल वाले चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल के भीतर ही रखा जाए, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन शुरू ही हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रूप में। मतलब कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो मूवमेंट शुरू हुआ था, वही मूवमेंट आगे जा करके स्वदेशी आंदोलन के रूप में तब्दील होता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ही रहना चाहिए ये मूवमेंट, और ये जो आंदोलन है वो केवल विदेशी कपड़े के बहिष्कार और विदेशी शराब के बहिष्कार तक सीमित रहना चाहिए। जो गरम दल के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट, उनका कहना ये था कि अगर हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, अगर हम लोगों ने सिर मुसल में डाल ही दिया, ओखली में डाल ही दिया है, तो मुसल से क्या डरना। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन को देश के सभी भागों में ले जाएंगे और सभी तरह के एसोसिएशन की सहायता लेंगे। हम लोग सरकारी स्कूल का बहिष्कार करेंगे, सरकारी कॉलेज का, जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, जो विधानसभाएं हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, गवर्नमेंट सिंबल को विरोध करना, ये चाहते थे गरम दल के लोग। अब बात ये थी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने वाला था 1909 में। जो नरम दल के लोग हैं उन्होंने सोचा कि अगर हमने ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, अगर हमने आंदोलन को ज़्यादा विस्तार किया, तो हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे नाराज़ हो जाए और जो रियायत देने वाली है 1909 में, जो रिफॉर्म लाने वाली है 1909 में, वो ना लाए। तो इसी कारण से वो इस आंदोलन को और बड़ा करने के पक्ष में नहीं थे, वो इसके विरोध में थे। अब एक्सट्रीमिस्ट ने कहा, एकला चलो रे, आना है तो आओ, नहीं तो हम लोग अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 1907 में जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो गया। कांग्रेस मॉडरेट के हाथ में आ गया और जो आपके गरम दल हैं उनको अलग कर दिया गया। कांग्रेस दो भागों में बट गया। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पर समझो, अब 1916 में गरम दल को कांग्रेस में वापस सम्मिलित क्यों किया जा रहा है? क्या बदलाव हो गया? 1907 में सूरत विभाजन में जो दो प्रमुख लोग इन्वॉल्व थे मेन, वो थे गोखले और फिरोज शाह मेहता। दोनों की 1916 तक मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है ना? तो जब गोखले और फिरोज शाह मेहता ही नहीं रहे, जो दो मेन दुश्मन थे हमारे गरम दल के, वही नहीं रहे, तो शत्रुता कहाँ रही? एक बात और है कि जो पुराने विवाद थे अब तो रहे नहीं। 1907 वाला माहौल अब है नहीं, अब नया माहौल है। और कांग्रेस के विभाजन के कारण कांग्रेस का जो प्रेस्टीज है
काफ़ी कम हो गया। कांग्रेस का जो महत्व है कम हुआ, ब्रिटिश ने इसको भाव देना कम कर दिया, तो इसके कारण एक पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आ गई। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने काफ़ी मेहनत करी गरम दल के लोगों को कांग्रेस में सम्मिलित करने में। तिलक ने कसम खाई कि प्रशासनिक रिफॉर्म की ओर हम जाएंगे और वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि तिलक जुड़े हुए थे गरम दल के मतलब जो है ना दल उनसे। तो उन्होंने कहा कि ना ना हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझा कि जब तक गरम दल नरम दल एक साथ नहीं आएंगे, जब तक एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक साथ नहीं आएंगे, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। हम लोग अपना डिमांड मजबूती से सरकार के पास नहीं रख पाएंगे। अब लोगों ने कहा जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को साथ में ला ही रहे हो तो क्या करो कि मुस्लिम लीग से भी तुम साथ में बुला लो और एक ज्वाइंट डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। क्लियर है? ज्वाइंट डिमांड मतलब क्या? ज्वाइंट डिमांड का मतलब यह है कि भारत देश कैसे चलेगा, स्वराज कैसे आएगा, जो हमारे यहाँ लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें भारतीय कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग मिल करके सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार पर प्रेशर बनेगा और वो हमारी मांगे जो है वो मानेंगे। क्लियर बात है? तो आपने ये बातें समझी हमारे लखनऊ पैक्ट के बारे में कि आखिर कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट को अब शामिल क्यों किया जा रहा है। अब समझो, यहाँ पर आगे जो चीज़ें हैं ना वो देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका कि आखिर हमने लीग से क्यों समझौता किया। लीग में अब जो पुराने लोग थे उनका महत्व कम हो गया, मतलब जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को बनाया था, जैसे कि इस्माइल मुस्लिम, सुल्तान आगा खान, इन सब का जो महत्व है वो पहले से कम हो गया। अब जो नौजवान मुस्लिम थे वो मुस्लिम लीग में ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ज़्यादा मजबूत पद पर थे। ठीक है? उन्होंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव करीब करीब समान ही है, और वो ज़्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट भी होते जा रहे थे। कौन? मुस्लिम लीग वाले। क्यों? कई सारे कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण ये है कि जो तुर्की है, टर्की का मदद करने को रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिटेन ने। क्यों सर? बाल्कन के युद्ध में और इटली के साथ युद्ध में, बाल्कन के साथ युद्ध हुआ था 1912-13 में, इटली के साथ युद्ध हुआ था 1911 में। ब्रिटिश ने टर्की की मदद नहीं की, इससे मुस्लिम को बहुत क्षोभ हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया ब्रिटेन के प्रति, क्योंकि टर्की को रूल करता था खलीफा, और खलीफा मुस्लिम का राजनीतिक और धार्मिक गुरु माना जाता था। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ेंगे, जो खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे ना, खिलाफत आंदोलन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, हम सब पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना? क्या बातें हैं। पहला हो गया कि टर्की की हेल्प नहीं करी ब्रिटिश ने। दूसरा, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। तो रद्द करने से क्या समस्या हो गई सर? बंगाल विभाजन को किया गया था ना, तो मुस्लिम खुश थे ईस्ट बंगाल के। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग प्रांत बनाया जाता। जो पूर्वी बंगाल होता वो मुस्लिम मेजोरिटी का होता, वहाँ पर मुस्लिम प्रधानता होती। इसी कारण से एंटी पार्टीशन मूवमेंट में मुस्लिम ने कम पार्टिसिपेट किया था। फूट डालो राज करो नीति ब्रिटिश की हमेशा से कारगर रही है और अब तक कारगर होती आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था कि ब्रिटिश ने अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनाने से मना कर दिया। अब मुसलमानों को ये लगा कि हमारे यहाँ तुम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हो, मतलब तुम हमको निरक्षर रखना चाहते हो, या फिर हम पढ़ लिख के आगे न बढ़ जाएं, तुम ये चाहते हो। दूसरा, जो नौजवान लीग मेंबर थे उनकी पॉलिसीज़ अब ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का साथ लेना जरूरी समझा। जो राष्ट्रवादी पॉलिसी थी उनकी, ध्यान सुनना, मुस्लिम लीग के लिए राष्ट्र का मतलब भारत राष्ट्र नहीं था। मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता था। 2 क्या है? 2 नेशन थ्योरी, ध्यान से सुनना यहां पर बाबू। 2 नेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या है? मुस्लिम लीग का कहना यह था कि भारत में 2 राष्ट्र बसते हैं। 2 राष्ट्र में कौन कौन? एक है हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना, दूसरा है मुस्लिम राष्ट्र। क्लियर है?
दोनों राष्ट्र जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है, दोनों का अलग अलग फायदा है, आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। इसी कारण से उनका जो राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस की राष्ट्रवादी पॉलिसी से अलग था। उनका एक जो प्रमुख मकसद था कि जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो मुस्लिम हित हैं उनको बचाया जाए, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए। बाकी राष्ट्रवाद अलग था उनका, वो बाद में आता था। गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये भी एक प्रमुख कारण था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने चलाया था अल हिलाल, ठीक है ना, ये पत्रिका है उनकी अल हिलाल। अल हिलाल याद रखना किनका है, अल हिलाल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, और मोहम्मद अली का कॉमरेड, दोनों याद रखिएगा, अल हिलाल और कॉमरेड। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये जो रिप्रेशन हुआ, इसने भी मुस्लिम को ब्रिटिश से थोड़ा सा दूर किया। अब जब ब्रिटिश से दूर आए तो कांग्रेस की तरफ आए, है ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, और इससे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। क्या बातें करी गई थी लखनऊ पैक्ट में? लखनऊ पैक्ट जो था वो एक्चुअली एक ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था। देश की सत्ता कैसे चले, इसके लिए कांग्रेस और लीग ने एक ज्वाइंट डिमांड सरकार के सामने रखी थी। कांग्रेस एक हाथ बढ़ाया तो मुस्लिम लीग ने एक हाथ बढ़ाया। कांग्रेस ने कहा तुम्हारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड है उसको हम मानते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुस्लिम का जनसंख्या में जितना योगदान है, मतलब कि जितना परसेंट मुस्लिम है उससे ज़्यादा तुमको सीटें देंगे। यह डिमांड मुस्लिम लीग की थी जिसको कांग्रेस ने माना। तो मुस्लिम लीग ने कुछ मानेगा, मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, हम और कांग्रेस दोनों मिलकर के एक ज्वाइंट डिमांड ब्रिटिश के सामने रखेंगे। तो ये डिमांड उन्होंने रखी, ठीक है। इसमें हुआ क्या, मेन प्रावधान क्या थे लखनऊ पैक्ट के, वो देखो। पहला प्रावधान ये था कि ब्रिटिश सरकार ये अनाउंस करे कि स्वराज हम भारतीयों को पहले दे देंगे, समय से पहले देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर कानून बनते हैं उसको एक्सपैंड किया जाए, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। और इलेक्टेड मेजोरिटी, देखो ध्यान से, जो असेंबली हुआ करता था उसमें दो तरह के लोग होते थे। पहले होते थे इलेक्टेड, ये लोग भारत की जनता के द्वारा चुन करके असेंबली में भेजे जाते थे। दूसरे होते थे नॉमिनेटेड, ठीक है। इसमें कुछ सिविल सर्वेंट हो गए और कुछ लोग जो मनोनीत किए गए हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो जैसे कि हमारे राज्यसभा में अभी जाते हैं ना कुछ लोग नॉमिनेट होकर के लोकसभा में जाते हैं, तो उसी तरह से दो तरह के लोग थे। हमने ये डिमांड करी कि जो निर्वाचित लोग हैं ये मेजोरिटी में होने चाहिए, उनको ज़्यादा पावर दिया जाए और उनका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। जैसे कि अभी लोकसभा कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, राज्यसभा 6 साल का होता है। उन्होंने ये कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसका सैलरी ब्रिटिश खजाने से आएगा, मेरे पॉकेट से निकाल के देना बंद करो। उन्होंने कहा कि वायसराय और जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम आधे मेंबर भारतीय होने चाहिए, ठीक है। एक बात और, उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करो, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करो, ये भी उनकी डिमांड थी। इन्हीं प्रावधानों को थोड़ा सा विस्तार से हमने इस स्लाइड में रखा है। मेन 15 प्रावधान थे लखनऊ पैक्ट में। पहला, सेल्फ गवर्नेंस, मुस्लिम को 1/3 सीट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्लियर बात है। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया गया था और मुस्लिम को उनकी जनसंख्या के आधार पर जो मिलनी चाहिए था ना सीट, उससे ज़्यादा मिला। जैसे कि मान लो कि मुस्लिम, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, मान लो कि भारत में 1/3 मुस्लिम होते तो विधानसभा में 1/3 सीट मुस्लिम को मिलनी चाहिए थी, मगर नहीं, 1/3 से ज़्यादा सीटें, मतलब कि जितनी जनसंख्या थी उनके आधार पर, मतलब औकात से ज़्यादा सीट दिया गया मुस्लिम लीग को। एक बात और,
उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बिल पास करना है विधानसभा में और किसी कम्युनिटी का 3/4 अगर उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे, मतलब उस बिल का अपोज कर दे, तो वो बिल पास नहीं होगा। टोटल नहीं, मतलब कि विधानसभा में मान लो कि 100 लोग हैं तो 100 लोग का 3/4 नहीं, 100 लोग में अगर 20 लोग मुस्लिम हैं, 80 लोग हिंदू हैं, तो 20 का 3/4। समझ गए? मतलब 15 लोग अगर बोल देना कि नहीं नहीं ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये शादी नहीं हो सकती, तो नहीं, वो बिल पास नहीं होगा। क्लियर बात? तो ये मेन डिमांड थी हमारे लखनऊ पैक्ट में। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया तो मुस्लिम का भाव बढ़ गया। पहले उनको कोई खास कोई पूछ नहीं रहा था, समझ रहे हो बात? तो उनका भाव बढ़ गया और भारत में ये विचार डेवलप हुआ कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम का हितैषी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम तो खैर कांग्रेस में भी थे, ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक गलती कर दी, पॉलिटिक्स में रिलीजन को शामिल किया, और यही गलती दोबारा करी उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने। ठीक है ना? गलतियां होती हैं, सीखते हैं उससे, बाकी आगे गलती नहीं करी कभी। अप्रूविंग 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम, इट सॉड द सीड्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, जो आगे जाके काफ़ी खतरनाक हुआ और आगे भारत के विभाजन के बीज बोए इसने। भारत में कई सारे कम्युनिटी थे, वो केवल अपने अपने हितों को देखने लग गए, और किसी भी कम्युनिटी के 4/5 ने अगर वोट कर दिया उस बिल के अगेंस्ट, तो वो बिल पास नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर समस्या की बात हुई थी। ये पैसिफिस्ट पॉलिसी था कांग्रेस का, जो काफ़ी खतरनाक साबित हुआ भारत की एकता के लिए। क्लियर बात है? जो कम्युनल प्रिविलेजेस थे वो मिल गए मुस्लिम लीग को, और आगे एक कम्युनल वीटो मिल गया। जो कम्युनिटी है ना, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बाकी जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं भारत में, उनको। क्लियर बात? तो ये थी बातें हमारे लखनऊ पैक्ट की। क्लियर है? यहीं पर सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था, मगर ये यूनिटी काफ़ी कम दिनों तक चली, कुछ सालों में ये ख़त्म हो गया। आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, अब जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, GS 1 में आपको ये सवाल लिखना है। इफ़ द कांग्रेस वाज ब्यूरिड एट सूरत, मतलब कि कांग्रेस टूट गया सूरत में, इट टूक रिबर्थ, इसका पुनर्जन्म हुआ वाजिद अली शाह के बगीचे में। वाजिद अली शाह मतलब अवध के नवाब थे ये, अवध मतलब लखनऊ। लखनऊ में दोबारा जन्म हुआ कांग्रेस का, तो पता होगा तब ना कि वाजिद अली शाह कौन था। आपने 1857 की जो क्रांति का वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया है उसमें कि कहाँ कहाँ के लोग, मतलब कहाँ कहाँ लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड करी थी। वाजिद अली शाह, उनकी बेगम, फिर झांसी की रानी, कानपुर, तात्या टोपे, सब बातें मैंने पढ़ाई हैं, उसको देखिएगा। वो वीडियो मौजूद इस चैनल पर है, बस सर्च करना 1857 रेवोल्यूशन, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है? यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 250 वर्ड में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बिपिन चंद्रा की जो किताब है, चैप्टर नंबर 13, आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे, केवल यही लेक्चर देखा है आपने, तब भी आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, तो ये हुई बातें हमारी आज की। आपको कैसा लगा लेक्चर, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आपकी इच्छा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।